Students, I am Shashimon Raut in front of you. Today we will study about the poem of Stephen Spender. This poem is An Elementary School Classroom in a Slum. This poem is based on the class inequalities and social injustice. We can say there is a two type of the status in the society of the people. One is rich and another is poor. The students who are belonging to the rich families, they are getting the good environment of education. The students who are belonging to poor families, they are not getting that environment which they deserve. So this satire is made by Stephen Spender in this poem. Firstly, you will go through with the first 8 lines of this particular poem. On through with these 8 lines. Now I am reciting these lines. Far, far from gusty waves, the children faces, like rootless weeds, the hair torn round their parlor, the tall girl with her weed down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk, at back of his dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. Now I am going through with the sense and meaning of these lines. अब हम इसके सेंस को और मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि कवि इन जो लाइन्स हैं इनके थ्रू क्या कहना चाह रहे हैं. फार फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स. फार से आप समझ रहे होंगे दूर, फार काफ़ी दूर. फार फार दो बार यूज किया गया है. गस्टी वेव्स का मतलब होता है सडन ब्लास्ट ऑफ विंड. ठीक है, जो लहर होती है उसका बहुत ज़्यादा तेज़ धक्का. लेकिन यहाँ पे जो इसका सेंस है वो सेंस है किससे? ऊर्जा से, एनर्जी से. कि ये जो बच्चे हैं ये काफ़ी दूर हैं. किससे? ऊर्जा से. मतलब इन बच्चों के चेहरों में क्या नहीं दिख रही है? कोई एनर्जी नज़र नहीं आ रही, कोई ऊर्जा नज़र नहीं आ रही. दी चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के चेहरों में. तो इन बच्चों के चेहरों में कोई भी ऊर्जा का संचार हमें प्रतीत नहीं हो रहा है. क्यों प्रतीत नहीं हो रहा है? क्योंकि ये बच्चे हैं इनका खान पान कैसा है? बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, माल न्यूट्रिशन है, बहुत ज़्यादा पौष्टिक आहार ये नहीं लेते हैं. इसलिए वो जो एक एनर्जी होनी चाहिए इस उम्र में, युवा उम्र में, वो उनके चेहरों में नहीं झलक रही है. ये कवि कहना चाह रहे हैं. like rootless weeds, the hair torn round their pallor. Pallor का मतलब होता है क्या? पेल फेसेस, पीले पड़े हुए चेहरे. फिर वही बात आ गई, पीले पड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि इनका माल न्यूट्रिशन है, खान पान अच्छा नहीं है, पौष्टिक आहार अच्छा नहीं खाते हैं, इसलिए इनके चेहरों में रंगत नहीं है, रौनक नहीं है. इसलिए इनके चेहरे कैसे लग रहे हैं? पीले लग रहे हैं. और इनके चेहरों में जो इनके बाल है, हेयर टॉर्न राउंड, मतलब इनके चेहरे में जो बाल हैं वो कैसे बिखरे हुए हैं? लाइक रूटलेस वीड्स. रूटलेस का मतलब होता है जिनकी जड़ें नहीं होती हैं, वीड्स का मतलब खरपतवार. तो इनके जो पीले पड़े हुए चेहरे हैं उनमें इनके बाल ऐसे बिखरे पड़े हैं जैसे कि खरपतवार हो. अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि बच्चे के बाल सर में बिखरे हुए हैं, ठीक है, और उनका चेहरा पीला है, मतलब कमज़ोर है, ठीक है. और इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं इन लाइन्स के माध्यम से. अगली लाइन है, इसमें जो कवि हैं वो एक लड़की का जिक्र कर रहे हैं. द टॉल गर्ल विद हर वीड डाउन हेड. एक लंबी सी लड़की है, ठीक है, जो क्या है? विद हर वीड डाउन हेड. वीड का मतलब होता है यहाँ पे बीमार या कमज़ोर से कह सकते हैं, ठीक है. यहाँ पर बीमार और कमज़ोर का सेंस है कि उसका जो सर है वो किससे झुका हुआ है? जिम्मेदारियों से. उसकी जो अपेक्षाएं, आशाएं हैं वो जीवन में पूरी नहीं हो रही हैं, ठीक है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको पूरा नहीं कर पा रही है. तो इसलिए उसका जो सर है वो किससे झुका हुआ है? जिम्मेदारियों से झुका हुआ है. ये कवि कहना चाह रहे हैं. अगली लाइन में जो कवि हैं वो एक लड़के का जिक्र कर रहे हैं. द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइज. द पेपर सीमिंग का मतलब सीमन होता है प्रतीत होना. एक जो बच्चा है वो किसकी तरह प्रतीत हो रहा है? लड़का जो है वो किसकी तरह प्रतीत हो रहा है? पेपर की तरह. पेपर ये दिख रहा होगा, ये एक पेपर की तरह प्रतीत हो रहा है. और ये क्या है? बहुत ज़्यादा पतला है. तो इसका मतलब एक लड़का है जो बहुत ज़्यादा पतला है, जैसे एक पेपर होता है. विद रेड्स आइज, उसकी आंखें कैसी हैं? रेड्स की तरह. रेड्स का मतलब चूहा. चूहे की तरह आंखें के दो सेंस होते हैं कि चूहे की जो आंखें होती हैं थोड़ा बाहर निकली होती हैं, ये भी माल न्यूट्रिशन को दिखाता है, कमजोरी को दिखाता है. और दूसरा सेंस जो चूहे की आंखों से है वो है कि जो चूहे की आंखें होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती हैं, जिज्ञासु होती हैं, हर समय कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हैं, या तो सुरक्षा के लिए क्यूरियस होती हैं या भोजन के लिए. दोनों सेंस में कह सकते हैं कि ये जो बच्चा है वो बहुत पतला है, इसलिए उसकी जो सुरक्षा है शरीर का मतलब खान पान की, वो नहीं है. उसकी ढूंढ के लिए उसकी आंखें लगातार भटक रही हैं ताकि उसे कहीं से कोई भोजन प्राप्त हो सके. तो भोजन की प्राप्ति के लिए और भोजन की सुरक्षा के लिए वो बच्चा लगातार उसकी आंखें इधर उधर चल रही हैं. The stunted unlucky hair of twisted bones reciting a father's gnarled disease. अब देखिए, the stunted का मतलब होता है अवरुद्ध करना, किसी चीज़ के विकास को रोक देना. इसके विकास को किसने रोक दिया है? Unlucky hair of twisted bones. ये हेयर का मतलब होता है यहाँ पे सेंस है इसका उत्तराधिकार से. उत्तराधिकारी जिसको आप कहते हैं, जिसको कहते हैं कि ये जो
उत्तराधिकारी है किसका है, अनलकी है। अब उत्तराधिकार के रूप में अनलकी है का मतलब क्या हुआ, ये जो दुर्भाग्यशाली है, दुर्भाग्य है इसका कि ये उस चीज़ का उत्तराधिकार लेके, उत्तराधिकार का मतलब होता है जो चीज़ हमें माँ बाप से विरासत में मिलती है। तो इसको जो माँ बाप से विरासत में मिली है, अपने पापा से विरासत में मिला, क्या मिला है, ट्विस्टेड बोन्स। ठीक है, ट्विस्टेड बोन्स समझते हैं आप, ट्विस्टेड बोन्स का मतलब होता है मुड़ी हुई हड्डियाँ, एक बीमारी है। तो इसको जो विरासत में अपने पिता से मिला वो क्या मिला, मुड़ी हुई हड्डियों की एक बीमारी मिली। रिसाइटिंग ए फादर्स नाल डिजीज, रिसाइटिंग का मतलब होता है जैसे हम रिसाइट करते हैं, पोएम को रिसाइट करते हैं, जैसे मैंने अभी पढ़ा फिर आप इसको पढ़ेंगे तो ये आप क्या कर रहे हैं, रिसाइट कर रहे हैं। तो मेरे पढ़ने के बाद दोबारा आपने उस चीज़ को रिसाइट किया। वैसे ये जो बच्चा है ये अपने पिताजी की बीमारी को दोबारा से रिपीट कर रहा है। ये प्रॉब्लम इसके पापा में भी थी मुड़ी हुई हड्डियों की, और यही प्रॉब्लम क्या गई उसमें भी आ गई है। नाल डिजीज, नाल डिजीज का मतलब होता है रफ से, बेकार सी, ऐठन सी जो होती है, ऐसी डिजीज। ठीक है, डिजीज। तो ये क्या कर रहा है कि अपने पिताजी की ऐसी वो जो बुरी सी, जो रफ सी क्या बीमारी है, इसको ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, क्योंकि ये बीमारी उसके पिताजी से उसमें आ गई है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और शायद इसी लेसन को वो अपने डेस्क से पढ़ रहा है। मतलब इसके दो सेंस हो सकते हैं कि वो अपने लेसन को पढ़ रहा है अपने डेस्क में बैठ के, या वो अपने उस पापा की उस बीमारी को याद कर रहा है कि ये बीमारी मेरे पापा में भी थी और मेरे में भी यही बीमारी है, शायद इसी पार्ट को दोबारा उस डेस्क में जाके पढ़ रहा है। अगली लाइन में एक और बच्चे का जिक्र हो रहा है, एट बैक ऑफ हिज डिम क्लास, मतलब जो बैक मतलब क्लास में पीछे की साइड, डिम का मतलब जहाँ लाइट की कमी हो, प्रकाश प्रॉपर नहीं है, कि ये इस बात को दिखाता है कि उस इसको जो स्लम के स्कूल हैं उनमें सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अकाल है, सुविधाएं नहीं है बच्चों के लिए। तो वो जो जिसमें धुंधलापन है, अंधेरा सा कमरा है, उसमें एक बच्चा बैठा है, वन अननोटेड, जो कि क्या है, अननोटेड है, इसको कभी नोटिस नहीं किया गया, जिसकी तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं गया, वो बच्चा ऐसा बैठा हुआ है। और जो बच्चा वो कैसा, स्वीट है, मतलब दिखने में सुंदर सा है, अच्छा सा है, एंड यंग, और जवान है। His eyes live in a dream, और वो जो बच्चा है, सुंदर सा बच्चा है, प्यारा सा बच्चा है, वो किस में खोया हुआ है, सपनों में खोया हुआ है, क्योंकि हर के सपने होते हैं। कैसे सपने देख रहा है, ऑफ ए स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम, उसको जो जब वो जिस रूम में बैठा उसके वो जब बाहर देख रहा होगा तो वहाँ उसे कुछ गिलहरी जो है वो उस ट्री रूम मतलब जो उसका ओट होती है, कि पेड़ की ओट होती है, उसमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो बच्चा उन में खोया हुआ है, मतलब उसके सपने है कि काश मेरी जो लाइफ है वो भी इस तरह की होती, जैसे ये गिलहरी है, ये पेड़ के चारों तरफ झुरमुट में अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, इनको किसी बात की चिंता नहीं है, और जैसा ये जीवन जीना चाहते हैं वैसा जी रहे हैं, काश मेरा जीवन भी ऐसा ही होता। इसको वो ड्रीम कर रहा है, ऐसा इमेजिन कर रहा है। अदर देन दिस, अदर देन दिस का मतलब जैसे ये वो अभी है, तो अपनी वर्तमान परिस्थितियाँ जो उसकी हैं कि वो गरीबी में है, उसको खान पान अच्छा नहीं मिलता है, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, उससे बेहतर होता है कि वो गिलहरी के बच्चों की तरह या गिलहरी की तरह वो बाहर पेड़ों की झुरमुट में लाइफ को जी रहा होता है जैसा वो जीना चाहता है। आशा है आप इन 8 लाइन्स के भाव को समझ गए होंगे। अब आपके सामने अगली 8 लाइनें रख रहा हूँ, आप इनको देखिए, उसके बाद हम इनको आगे समझते हैं। अब इन पंक्तियों को पढ़ते हैं जो आपने अभी देखी होंगी। On shore cream walls, donations, Shakespeare had cloudless at dawn, civilized dome riding all cities belt, flowery Tyrole's valley, open-handed map awarding the world its world, and yet for the children these windows not this map, there were all their futures painted with a fog, a narrow street seated in with a lead sky, far far from the rivers, capes and stars of worlds। अब ये जो लाइन नेक्स्ट लाइन्स हैं इनमें जिक्र किया जा रहा है कि जिस कमरे में वो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो कह रहा है ऑन शोर क्रीम वॉल्स, जो क्रीम वॉल्स समझ रहे होंगे आप, क्रीम कलर देखा होगा आपने, ठीक है। तो जो जब आप देखते होंगे कि जब कमरा होता है उसमें अगर वाइट वॉश करते हैं, अगर बहुत समय तक वो चल रहा है, गंदा हो जाता है, तो थोड़ा सा वो पीलापन लिए होता है, तो क्रीम कलर भी इस तरह का ही होता है। तो ये जो दीवारें हैं वो क्या मतलब सेंस उनका गंदे से है कि वो जो सफ़ेद सी दीवारें हैं जो बहुत पहले कभी उन पर पेंट हुआ होगा, वाइट वॉश हुआ होगा, वो पीली पड़नी शुरू हो गई हैं, भद्दी होनी शुरू हो गई, ख़राब होनी शुरू हो गई हैं। और उन जो दीवारें हैं उन पर क्या टंगा हुआ है, डोनेशंस, डोनेशन का मतलब दान किए हुए, किसके, शेक्सपियर हेड, शेक्सपियर हेड का मतलब शेक्सपियर का चित्र उन पे दान किया हुआ, मतलब शेक्सपियर चित्र उन दीवारों पे टंगा हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्लासरूम है, वहाँ पर एक पुरानी सी दीवार है जो बहुत ज़्यादा पुरानी है, उसका कलर भी फेड, क्या कहते हैं उसका, आपका फेड हो गया है, और उस पर शेक्सपियर का फोटो टंगा हुआ है। और किसका फोटो टंगा हुआ है, क्लाउडलेस एट डॉन। क्लाउडलेस एट डॉन का मतलब डॉन समझते हैं आप, भोर, उषा काल, जब सूर्य सुबह सुबह उग रहा होता है। और क्लाउडलेस का मतलब आसमान में कोई बादल नहीं, इसका मतलब आसमान क्या है, बहुत साफ है, और साफ आसमान में सूर्य उग रहा है, ठीक है। उसका फोटो वहां पर उस क्लासरूम में लगा हुआ है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज बेल्ट, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज,
ठीक है। जो सभ्य समाज है, जो मतलब जिसको कहते हैं आप, जो शहरी जीवन है, डोम का मतलब होता है गुम्बद से कह सकते हैं, राइडिंग मतलब सवारी करना, ऑल सिटीज़ पूरे शहरों में, बेल्ट मतलब घंटियों का बजना। तो वो यहाँ पे इसका सेंस है कि जो गुम्बद नुमा बड़ी बड़ी इमारतें हैं, इनकी घंटियाँ पूरे शहर में बज रही हैं, ठीक है। इसका सेंस क्या हुआ कि ये जो गुम्बद नुमा इमारतें हैं, ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये पूरे शहर में ये दिखाई देती हैं। आपने महसूस भी किया होगा जब आप किसी मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं तो जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं वो बहुत दूर से दिखाई देती हैं और ऐसा लगता है कि इस पूरे शहर में ये बिल्डिंग्स छाई हुई हैं। उसी तरह वो भी कह रहे हैं कि शहरों में इन बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं इन्होंने ही अपना कब्जा किया हुआ है और शायद लगता है कि यही सारी दुनिया में या इस शहरों में एग्जिस्ट करती हैं। फ्लावरी टायरोल्स वैली, ये जो ऑस्ट्रिया की वैली है टायरोल्स, ठीक है, उसकी बात हो रही है और उसमें उसके जो फूल हैं, तो टायरोल्स जो वैली है ऑस्ट्रिया की, उसके जो फूल हैं उनका चित्र, उस वैली के, उस घाटी के फूलों का चित्र भी उस कमरे में लगा हुआ है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। ओपन हैंडेड मतलब खुला सा एक आपके सामने मैप है जहाँ पर आपके लिए फ्री होते हैं। जैसे हम लोग जब मैप को देखते हैं तो हमको लगता है कि हम इस पूरी दुनिया में, इस पूरे मैप में, इस पूरे संसार में कहीं भी विचरण कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। तो वैसे कह रहा है कवि की जो ये ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, इस दुनिया में भी आपको एक अपनी दुनिया देता है। ये जो संसार है ये भी आपको, जैसे हम कहते हैं कि एक संसार में हम एक जगह में रहते हैं, एक प्लेस में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर हम अपनी एक दुनिया बसा लेते हैं, कहते हैं ये मेरी दुनिया है। तो वही ऑप्शन यहाँ पे वो दे रहे हैं। एंड येट, लेकिन फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज नॉट दिस मैप, ये जो खिड़कियाँ हैं जिससे वो बाहर की दुनिया को देख रहे हैं, ये मैप उनके लिए नहीं बनाया हुआ है। जिसके लिए कभी कह रहे हैं कि मैं आपको इस मैप में, इस दुनिया में भी एक दुनिया दे रहा हूँ, ये दुनिया इन बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि ये दुनिया, उन बच्चों को लगता है कि हम इस दुनिया के लिए नहीं बने हैं, हम किसी और दुनिया के। ऐसा क्यों कह रहे हैं? दियर वर्ल्ड वेयर ऑल दियर फ्यूचर पेंटेड विद ए फॉग, उनकी दुनिया क्या है? वेयर, जहाँ ऑल दियर फ्यूचर, जहाँ उनका पूरा का पूरा भविष्य पेंटेड विद ए फॉग, किससे पेंट किया गया, किससे रंगा गया है? फॉग से। फॉग से मतलब समझ रहे हैं, धुंध से। धुंधला मतलब जो क्लियर नहीं होता है, जहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, जहाँ सामने कुछ दिखता नहीं है। जैसे आप सर्दियों में जाते होंगे बहुत बार, तो सर्दियों में आप देखते होंगे कि विजिबिलिटी बहुत कम होती है, कुछ दूरी तक आपको दिखता है, उसके आगे पूरा कुछ दिखता ही दिखता ही नहीं है, नजर ही नहीं आता है। तो वही बात यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि इन बच्चों को लगता है कि हमारा जो भविष्य है वो अंधकारमय है, हमें आगे कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं सूझ रहा कि हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो दुनिया ये हमारे लिए नहीं है, ये बड़े बड़े गुंबद, ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये हमारे लिए नहीं है। ए नैरो स्ट्रीट सीटेड इन विद ए लेड स्काई, अब ए नैरो स्ट्रीट मतलब पतली सी जो गली है, ठीक है, वो सीटेड, वो उसमें भी कौन आसीन हो गया? इन ए विद ए लेड स्काई, एक धुंधला सा आसमान। अब आसमान में उनको थोड़ा सा आस दिखती है कि यार कुछ हमारे से, अगर आप कभी धुंधले आसमान को देखते होंगे, तो अगर आप धुंधले आसमान को देखेंगे तो उसमें आपको क्या प्रतीत होगा? उसमें प्रतीत होगा कि कहीं पर थोड़ा सा अगर आपको नीला सा दिखता, आपको लगता है यार थोड़ा बादल छंटेंगे और आसमान साफ होगा। तो वैसे उनको जो धुंधलेपन में थोड़ा एक आशा की किरण नजर आती थी, वो भी क्या है, किसने घेर ली है? धुंधलेपन ने घेर ली है, क्लाउड्स ने घेर ली है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ भी उनको आसमान में भी क्या दिख रहा है? अंधकार ही नजर आ रहा है, और उनको नहीं नजर आता है कि उनका क्या है, भविष्य में कुछ हो पाएगा, क्योंकि आसमान भी उनके लिए क्या हो गया है? डल हो गया है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, वो नदियों से बहुत दूर है, नदियाँ भी उनके लिए बहुत दूर है। नदियाँ का मतलब कंटिन्यूटी से सेंस है यहाँ पे, सततता, जो जीवन की सततता है वो भी उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनका जीवन रुका हुआ है, वो एक ही जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन में कुछ नयापन नहीं है, ठीक है। केप्स, केप्स जानते हैं, टापू, समुद्र के बीच में आपने देखो एक जगह, जो जमीनी जगह होती है वो बाहर निकली होती है, देखा होगा आपने बहुत बार, उसको कहते थे टापू। तो आशा की किरण कह सकते हैं, जब आप समुद्र में फंसते हैं और कहीं पर आपको टापू नजर आता है तो आपको लगता है यार यहाँ पे जाके मैं बच सकता हूँ। तो ऐसा अगर उनको समुद्र में, जो समुद्र है उसमें भी एक टापू नजर नहीं आता, मतलब उनको नहीं नजर आता कि कोई आशा की किरण उनके लिए होगी जिसके माध्यम से वो अपना भविष्य को अच्छा बना सकते हैं, सुरक्षित बना सकते हैं। एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड्स, और ना ही उनको क्या है, दुनिया में कोई स्टार्स नजर आते हैं, मतलब खुला आसमान में ही स्टार्स नजर आ सकते हैं आपको, और उनको ये स्टार्स भी नजर नहीं आते हैं। ये जो लाइन्स हैं ये भी ये कहना चाह रही हैं कि जो बच्चे स्लम्स में पढ़ रहे हैं वो सुविधाओं में नहीं है, उनके लिए सुविधाओं का अभाव है, और उन सुविधाओं के अभाव में अपने जीवन को जी रहे हैं, और उनको कहीं पर भी अपना भविष्य नज़र नहीं आता कि आगे जाके वो कुछ कर पाएंगे। इसलिए जो बाहर की दुनिया, जो खिड़कियों से बाहर उनको एक दुनिया दिखती है, उनको लगता है ये उनके लिए मीनिंगलेस है। मुझे आशा है कि आप इन पंक्तियों के अर्थ और भाव को समझ गए होंगे, और जो आगे की पंक्तियाँ हैं इस पोएम की, उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।